हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 30 जून 2026 का। एंड दिस न्यूज़ इज़ अबाउट द होल नॉर्थ ईस्ट। जितना भी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसका डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला न्यूज़ होता है आपका सिक्किम का। सिक्किम, ए गोरखालैंड डायलॉग, शुड द वॉइसेस ऑफ द गोरखास फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो बी हर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में लेट्स सी व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। हम देखेंगे कि किस तरह से क्या ये जेन्युइन है, क्या इसमें क्या चेंजेस लेके आ सकता है। सो a long standing demand for the Gorkhaland, especially Darjeeling Hills का एरिया, डोर्स एंड तेराई regions of the West Bengal, they are asking for a new state जिसमें वो लोग का अपना ही आइडेंटिटी, अपना ही पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन कॉर्कस रहेगा। नाउ अगर हम ट्रेडिशनली वेस्ट बंगाल का रीजनल पॉलिटिक्स से देखेंगे तो इसमें इनिशियली द नीड फॉर सच डिमांड कभी राइज नहीं हुआ है। लेकिन अस जैसे जैसे हमारा सिस्टम बढ़ रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन फेस आ रहा है, तो पीपल को अपना ट्राइब्स, अपना लैंग्वेज, अपना आइडेंटिटी का कंजर्वेशन करने में ये एक कंसेप्चुअल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो इसीलिए इफ़ यू लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ द गोरकास, ये लोग नॉर्थ ईस्टर्न में सिंस टाइम ये लोग यहीं पे रहा है। एंड डिस्पर्स फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में इन वेरियस स्टेट्स लाइक असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड इवन अरुणाचल प्रदेश में भी वो लोग का प्रेजेंस पाया गया है। सो द टाइम हैज़ कम, दे आर आस्किंग फॉर देयर ओन गोरखालैंड, जहाँ पे वो लोग के लिए एक परमानेंट स्टेटस रहे। ठीक है। तो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज ये जो गोरखा ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग के बीच में एक ग्रिकलॉक बच गया है, जिसकी वजह से इट्स नेसेसरी, ए टाइम हैज़ कम कि ये इश्यू को जेन्युइनली देखा जाए। सो बेसिकली सेंटर के हिसाब से गोरखालैंड का जो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें बहुत लीज सेमी ऑटोनोमस के फॉर्मेट में विद लिमिटेड फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के साथ ये फंक्शन कर रहा है। सो इसमें कोर एस्पिरेशन एक स्टेट का वो नहीं है। सो इसीलिए वो लोग को सेपरेशन देना मुश्किल है। ओके। सो लेट्स सी व्हाट आर द नेसेसिटी इम्पोर्टेंस स्पेशली गोरखा से रिलेटेड। सो इंडियन गोरखास में जो नेपाली लैंग्वेज है उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है एज वन ऑफ द प्राइमरी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, लैंग्वेज लोग 8th शेड्यूल्स में आता है। एंड गोरखास सिंस टाइम वो हमारे साथ कल्चरल, मेरिशियल एंड हिस्टोरिकल टाइज शेयर करता है। एंड इसीलिए सिमिलरली टू अस ट्राइबल पीपल्स, इवन दे आर फेसिंग ये जो वल्नरेबिलिटीज ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड ऑल्सो पॉलिटिकल आइडेंटिटी में भी वो लोग मार्जिनलाइज हो रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में इट्स नेसेसरी कि गोरखालैंड लोग के लिए जो चैलेंजेस है उसको गवर्नमेंट टैकल करे। ठीक है। सो सबसे पहले कोर चैलेंजेस गोरखालैंड का, गोरखा पीपल्स का ये है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डायस्पोर। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डायस्पोर मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह में वो लोग कंप्लीटली सिचुएटेड नहीं है। गोरखास इन द वेस्ट बंगाल, वो लोग दार्जिलिंग को एक सेपरेट स्टेट मांग रहा है, वेरास अदर स्टेट में भी गोरखा पीपल्स का डिस्पर्शन देखने को मिलता है। जैसे विजयनगर का जो विजयनगर का एरिया इन अरुणाचल प्रदेश को ही ले लीजिए, है ना। एंड पार्ट्स इन द असम, मणिपुर, मिजोरम, एवरीवेयर। ठीक है। दूसरा, देयर इज ए फेयर कि वो लोग रीजनली सबवर्जन हो सकता है, यानी कि अ, ये जो गोरखालैंड का जो डिमांड है, दे आर बिलीविंग कि इंटीग्रिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस में वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स एज वेल एज मेन स्ट्रीम में वो लोग मार्जिनलाइज फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है। एंड उसके बाद आउटसाइडर का डिलेमा, सिंस टाइम दे हैड बीन ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, फिर भी फ्रिक्वेंटली वो लोग को हम लोग ज़्यादातर आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से हम उसको जज करते हैं। और यही डिलेमा दे नीड टू ओवरकम। ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं, हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक इम्पोर्टेंट पैन इंडिया गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल्स, जो सही मायने में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नॉन टेरिटोरियल स्टेटरी कल्चरल एंड इकोनॉमिक काउंसिल बनाया जाए, ताकि राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल गोरखास लिविंग इवन इन इनसाइड द वेस्ट बंगाल एज वेल एज आउटसाइड द वेस्ट बंगाल कैन बी प्रोटेक्टेड। ठीक है। सो साथ ही साथ इट्स नेसेसरी कि दार्जिलिंग हिल्स में एक अपग्रेडेड 6 शेड्यूल का स्टेटस दिए इंस्टेड ऑफ एडॉक गवर्नेंस, ताकि वहाँ में जो फेथ है, ट्रस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वो डेवलप हो सके।
ठीक है। सो इट्स नेसेसरी कि इट्स टाइम कि ये जो गोरखा पॉपुलेशन का प्रोटेक्शन शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। एंड वो लोग को नॉर्थ ईस्ट का जो पॉपुलेशन से एलिमिनेशन का जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उसको टैकल करना चाहिए। ठीक है। सो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन, इससे अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ में जैसे क्वेश्चन बताया, द डिमांड फॉर द गोरखालैंड हाईलाइट्स ए क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट सेंट्रिक टेरिटोरियल इंटीग्रेशन एंड आइडेंटिटी ड्रिवन रीजनलिज्म इन इंडियन फेडरलिज्म, इसको डिस्कस करो बोल के आपको पूछा जा सकता है। सो देयर इज अ चांस कि समटाइम्स आपको स्पेसिफिक कोई कम्युनिटी ग्रुप का नाम मेंशन ना करे। ठीक है। समटाइम्स द डिमांड फॉर द न्यू स्टेट, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट, रीजनल आइडेंटिटी बेस्ड स्टेट, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्ट गोरखालैंड। ठीक है। तो उसमें किस तरह से इंडियन फेडरलिज्म को वो थ्रेटन कर सकता है या उसमें क्या चेंजेस ला सकता है ताकि फेडरलिज्म का फीचर हो, ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ओके। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, एनालाइज द सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस ऑफ एड्रेसिंग द एस्पिरेशन ऑफ एथिकली डिस्टिंक्ट कम्युनिटी सेटल्ड अक्रॉस मल्टीपल स्टेट बॉर्डर विद स्पेशल रेफरेंस टू गोरखा डायस्पोरा इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसमें एक और कम्युनिटी जैसे गोरखा डायस्पोरा का जो कंसर्न है, ये हमारा विजयनगर अरुणाचल प्रदेश में भी है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो असम का। पीयूष हजारिका हो सीक्स टू बूस्ट लीची तेजपुर लीची प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स। सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है। असम का एग्रीकल्चर मिनिस्टर पीयूष हजारिका एक मैसिव ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ द फेमस तेजपुर लीची उसको वो हाईलाइट कर रहा है। इससे किस तरह से एक लीची कैश क्रॉप बन सकता है हॉर्टिकल्चर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, एंड असम का जो इकोनॉमिक है उसको वो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल बाउंड्री वो उसको कैसे पुश करता है। ठीक है। साथ ही साथ ये पुश सक्सेसफुली इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ द जीआई टेक फ्रूट्स टू द ग्लोबल हब, जैसे दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, उसको वो इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो करेंटली असम में बहुत सा एक्सपांशन प्लान स्केल हो रहा है, एंड उसमें से लीची का दो जाति, ओके, लीची में दो इम्पोर्टेंट वेराइटीज है। वो दो वेराइटीज तेजपुर में फेमस है, एक है पियाजी एंड दूसरा है बम्बैया। ठीक है। सो बम्बैया एंड आपका जो पियाजी जो वेराइटीज है लीची का, उसको मतलब एक्सपोर्टेशन के लिए वो इसका बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का यही है कि इसका सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अराउंड 1 लाख सैपलिंग्स, एंड उसको प्राइमरी लीची को कैश क्रॉप में डिवाइड करने मतलब इंक्रीज करने का टारगेट रखा है। ठीक है। सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में ये जो लीची है तेजपुर लीची, इसको इन द ईयर 1923 में बाय ए रिनाउंड असमीज लीडर, ठीक है, रिनाउंड असमीज लीडर पद्मनाथ गोयन बोरवा, वो इसको इंट्रोड्यूस करता है। एंड एज ऑफ नाउ ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट फूड माना जाता है। हिस्टोरिकली इसको द लेन इन द सोनितपुर एरिया में इसको कल्टीवेट करके अभी वो हमारा लॉन्ग ड्रिवन लिविंग लेगेसी ऑफ द कम्युनिटी उसको शो करता है। ठीक है। सो तेजपुर असम से क्या क्या चीज़ जीआई टैग में बाहर जा रहा है उसके बारे में हम देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट से आपको ज़रूरी हो सकता है, जैसे तेजपुर लीची हो गया। ठीक है। उसके अलावा बिहू पीपा, बिहू पीपा एक बफेलो हॉर्न से इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बिहू लुक में बना मतलब बिहू फेस्टिवल में यूज़ किया जाता है, वो भी हैंडक्राफ्ट के अंदर में आता है। उसके बाद आपका बासिल्पा, ये एक बेम्बू क्राफ्ट है, ये भी बेम्बू से ही बनाने वाला क्राफ्ट है। उसके बाद कार्बी आंगलोंग हैंडलूम, ज्योमेट्रिक पैटर्न में जो डाई के साथ, डाई टेक्सटाइल्स के साथ जो हैंडलूम विमेन लोग बनाता है। उसके बाद काजी नींबू, काजी नींबू असम का बहुत ही फेमस नींबू है जिसका एक शार्प रिफ्रेशिंग अरोमा एंड पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट कंसंट्रेशन पाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स बनता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ओके। सो इससे रिलेटेड बहुत चांसेस है एमसीक्यू का फॉर्मेट में क्वेश्चन आने का। तो विथ रेफरेंस टू द जियोलॉजिकल इंडिकेशन टेक प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले, द पियाजी वेराइटी ऑफ तेजपुर लीची इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हाई जूस कंटेंट एंड डिस्टिंक्ट न्यूट्रिएंट रिच प्रोफाइल ग्रोन प्राइमरीली अलोंग द ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। सेकेंड हो गया, बिहू पीपा एज recently certified GI handcraft of Assam is a precursor instrument traditionally crafted out of a seasoned teak wood.
उसके बाद registration of GI indication in India is valid for the period of 10 years and can be renewed periodically। तो ये स्टेटमेंट से क्या सही है? सिर्फ 1 and 3। ठीक है, यहाँ पे देके रखा है 1 and 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दूसरा है मणिपुर का। मणिपुर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आता है, वो है स्वेरिंग इन ऑफ अधिकारिया मायूम श्रद्धा देवी एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम मणिपुर। ठीक है, ये बहुत ही प्राउड फीलिंग मोमेंट है कि मणिपुर से हमारा वीमेन रिप्रेजेंट करते हुए राज्यसभा का मेंबर बना है। ठीक है, सो यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बनने में स्पेशली हमारा राज्यसभा मेंबर बनता क्यों है? ठीक है, राज्यसभा मेंबर का इम्पोर्टेंस ये होता है कि इसको हम लोग हाउस ऑफ द एल्डर्स बोलता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेडरलिज्म का फीचर होता है, जो इंस्टीट्यूशनल का सेफगार्ड के लिए है ना, इंस्टीट्यूशन सेफगार्ड के लिए स्पेशली स्मॉलर, जोग्राफिकली स्मॉलर एंड कल्चरली रिच स्टेट लाइक मणिपुर लोग के लिए ये लोकसभा का डोमिनेटेड होने नहीं देता है। ठीक है, करेंटली अधिकारी मायूम सरदा देवी वो हमारा मणिपुर से बीजेपी का राज्यसभा मेंबर है, एंड उसके साथ साथ ओट्स टेकिंग का जो सेरेमनी रहा है उसमें शी अलोंग विद द राज्यसभा चेयरमैन CP राधाकृष्णा अलोंग विद द 7 अदर्स मेंबर जैसे कि कलीम, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, दे हैव सोन इन। ठीक है, तो उसका एंट्री इनटू अपर हाउस एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मणिपुर फॉर द राज्यसभा सीट बेसिकली ये बताता है कि अबाउट द वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन द नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ठीक है, मणिपुर का सिग्निफिकेंस एंड ह्यूमन टच के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, मणिपुर पोजेसेस ए वेरी डीपली कॉम्प्लेक्स। मणिपुर में बहुत ही डाइवर्स एथनिक ग्रुप जैसे कि मैटेस, नागास एंड कुकीज़ो कम्युनिटीज़ मिलता है, और ये ऐसे मतलब अभी करेंटली जो मणिपुर का सिचुएशन है उसमें एलिवेशन ऑफ ए वुमेन लीडर बेसिकली सोर्स की किस तरह से एक मैसिव सिंबल एंड सब्सटेंशियल वेट को शो करता है। वो दिखाता है कि एक डीप क्लाउड पॉपुलेशन में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इवन इन टुडेस नेशन कितना मायने रखता है। ठीक है, वो एक पार्ट फाइंडर के तौर पे, एक एग्जाम्पलरी के तौर पे रिप्रेजेंट करता है। डन। उसके बाद इससे रिलेटेड प्रीलिम्स क्वेश्चन में क्या आ सकता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राज्यसभा एंड द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर। सबसे पहले, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा is contained in the fourth schedule of Indian Constitution. Second, if only one candidate files a nomination for a single vacant Rajya Sabha seat, the returning officer can declare the candidate elected unopposed without conducting a formal poll under the Representation of People's Act of 1951. Okay. उसके बाद नंबर 3, the representation of the state in Rajya Sabha is elected by all the elected and nominated members of respective state legislative assembly. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 and 2 सही है। होगा, यहाँ MCQ को आप खुद गो थ्रू कर सकता है। उसके बाद डन कम्स मेघालय। मेघालय में मेघालय का चीफ मिनिस्टर एक इम्पोर्टेंट ड्राइव लॉन्च किया है टू क्लियर सिटीज हैंगिंग वायर। ओके, अंडर द क्लीन शिलोंग मिशन के अंदर, मेघालय मिशन के अंदर में। ये इनिशिएटिव मेघालय चीफ मिनिस्टर कांग्रेस संगमा वो इनिशिएट किया है, जहाँ पे जितना भी हैंगिंग वायर्स एंड डेड केबल्स इन शिलोंग है उसको रिमूव किया जाएगा, ताकि जो विजुअल पोल्यूशन है उसको रिमूव कर सके। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर शिलोंग सिंस ब्रिटिश टाइम वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहा है मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, इवन लाइक स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे में नंबर्स ऑफ अनरेगुलेटेड एक्सपेंशन ऑफ द टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, ये एक बहुत ही कैओटिक वेब ऑफ वायर्स फॉर्म करता है। इसको रिमूव करके ये जो विजुअल पोल्यूशन ऑफ द सिटी है उसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्टेट्स लाइक मेघालय वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिज्म प्लेस को शो करता है, टूरिस्ट पे। ठीक है, इसमें एक यूटिलिटी डक्टिंग नेटवर्क सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। ओके, एंड ये एक्सटेंशन में आपका काशी हिल्स का एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशंस का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड केबल ऑपरेटर्स, करेंटली दोस आर
लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम विथ कोऑर्डिनेट करते हुए ये प्रोग्राम को लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मिशन क्लीन शिलोंग कैंपेन के अंदर में आ रहा है, और और साथ ही साथ शिलोंग अभी आने वाला नेशनल गेम है उसको होस्ट करने वाला है, सो इट्स नेसेसरी कि ये क्लीन हो, ठीक है। सो कल्चरली इफ वी सी अबाउट शिलोंग, उसे हम स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोलता है, बिकॉज कॉलोनियल इरा का आर्किटेक्ट एंड लैंडस्केप एंड हैविंग ए क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर टू द स्कॉटलैंड, इसीलिए इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलता है। सो इसका ब्यूटिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का जो कम्युनिटी सीबीओस है उसको स्पेसिफिकली एंगेज किया जा रहा है, एंड दोस आर नोन एज दोरबार शानोंग, ठीक है। दोरबार शानोंग्स, जैसे कि हमारे यहाँ में एवरी वार्ड में एक एक लीडर, एक एक कम्युनिटी हेड होता है, जो जितना भी आदमी आता है जाता है, एवरी रिकॉर्ड्स, एवरी डेवलपमेंट का रिकॉर्ड, एवरी नेसेसिटी रिक्वायरमेंट्स उसका एंट्री करता है। सो वो बहुत ही क्लोज कम्युनिटी माना जाता है, एंड वहाँ का सीबीओस लोग बहुत इन्वॉल्व होता है। सो उसी को हम दोरबार शानोंग बोलता है। तो दे आर गोइंग टू लोकली पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। सो जब कम्युनिटी लेड मॉनिटरिंग होता है तो ग्रास रूट लेवल में इसका होना, मतलब सक्सेसफुल होना हम मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस इसका ये है कि यहाँ में डेकेड्स, लाइक आई टोल्ड यू, कि सिंस ब्रिटिश टाइम से ये सेंटर बना है, तो बहुत सा अनमैप्ड ओवरलैपिंग केबल्स है, एंड बहुत सा डेड वायर्स है, मैसिव एबेंडेंड वायर्स लुक है। तो उसको आइडेंटिफाई करके और उसको रिमूव करना, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लैक लॉक के वजह से ये डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरा, हाई कॉस्ट होने वाला है। अगर आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज कर रहा है तो उसमें नेसेसरी एम्पावरमेंट, नेसेसरी हैंड्स ज़रूरी है, वर्कर्स ज़रूरी है, तो उसमें हाई कॉस्ट होने वाला है। दूसरा, वीक एनफोर्समेंट, ये वीक एनफोर्समेंट ज़्यादातर मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज है, पावर कॉरपोरेशन है, सबका अपना अपना रूल्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क्स होता है। तो ऐसे में एक मेसी ओवरहेड इंस्टॉलेशन हो सकता है, ठीक है। सो वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा इनिशिएटिव को सही करने के लिए डिक वंस रेगुलेशन एक सिंपल रेगुलेशन बना सकता है जो सबके लिए एक ही हो, है ना, एंड ऑल केबल नेटवर्क कंपनीज उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली एक्सकेवेटिंग डिसऑर्गेनाइजिंग करने का बदली। दूसरा, जॉइंट यूटिलिटी ओवरहेड टंक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मल्टी लेयर्ड एरियल बंडल्स होना है फ्रॉम डिफरेंट, ताकि डिफरेंट वे से हम उसको टैकल कर सकें। उसके अलावा यूजिंग डिजिटल जियोग्राफिकल मैपिंग, जो सिटी का जो म्युनिसिपल बॉडी के अंदर में जो भी अनऑथराइज इनएक्टिव वायर है उसको टैकल करने के लिए डिजिटल ज्योग्राफिकल मैपिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें मेंस लेवल में विजुअल पोल्यूशन को लेके क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, ठीक है। विजुअल पोल्यूशन ये एक नया टर्म है, और ऐसे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस तरह से, स्पेशली आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एरियाज में क्या नेसेसरी सस्टेनेबल पॉलिसी होना चाहिए उसको टैकल करने के लिए, दैट इज द पॉसिबिलिटीज, ओके। नेक्स्ट, त्रिपुरा। त्रिपुरा से वहाँ का इकोनॉमी का सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेगा। सो त्रिपुरा में जीएसडीपी राइसेस टू ₹89,692 करोड़ पर कैपिटा इनकम, crore, and per capita income touches rupees 1.93 lakhs, okay। So त्रिपुरा का जो स्टेट है, दे हैव अनाउंस कि वहाँ का स्टेट का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है, एज वेल एज पर कैपिटा इनकम भी एक न्यू हाई को रीच किया है, ठीक है। सो करेंटली जीएसडीपी हैज रीच अराउंड 89,692 करोड़, एंड पर कैपिटा इनकम हैज टच 1.93 lakhs, जो कि बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब जितना भी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल फिनिश गुड्स एंड सर्विस, जितना भी एक ईयर में, एक बाउंड्री में, एक स्टेट नेशन के अंदर में जितना भी मॉनेटरी वैल्यू वाला है, पैसा वैल्यू वाला फिनिश गुड, नॉट द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रॉ मटेरियल, उसको नहीं, सिर्फ फिनिश गुड जो होता है उसको हम ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे इकोनॉमिक साइज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट हम मालूम चल सकता है, और जब हम इकोनॉमिक साइज को मालूम चलेगा तो उससे रिलेटेड बजट, डेवलपमेंट पॉलिसीज, है ना, एंड सेक्टोरियल परफॉर्मेंस उसको हम
मतलब बना सकता है, टैकल कर सकता है। और पर कैपिटा इनकम तो क्या होता है? पर कैपिटा इनकम को हम कैसे मेज़र करता है? स्टेट का टोटल इनकम डिवाइडेड बाय उसका पॉपुलेशन, उससे हम पर कैपिटा मानता है, ठीक है? तो ये एक एवरेज है, इसमें कोई इनकम इनइक्वालिटी को नहीं दिखाता है, ठीक है? और या इक्वालिटी प्रॉस्पेरिटी को भी नहीं दिखा सकता है। सो त्रिपुरा क्यों इतना पर कैपिटा एज वेल एज जीएसडीपी इंक्रीज हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ओवर द ईयर त्रिपुरा में सबसे बड़ा डेवलपमेंट है उसका कनेक्टिविटी को लेके। रोड्स, रेलवे एंड बॉर्डर रोड्स कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना, जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ बैम्बू कल्टीवेटिंग है उसको, सॉरी नॉट बैम्बू, क्रॉप्स यानी कि राइस कल्टीवेशन, उसको छोड़ के वो लोग अपना इकोनॉमी को रबर प्लांटेशन में, बैम्बू प्रोडक्ट्स में एंड अदर हॉर्टिकल्चर, जैसे कि त्रिपुरा का बहुत फेमस है, त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल है ना, क्वीन पाइनएप्पल एज ऑफ नाउ त्रिपुरा का वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होने के लिए निकल गया है, ठीक है? सो क्वीन पाइनएप्पल बहुत साइज छोटा है लेकिन वन ऑफ द स्वीटेस्ट पाइनएप्पल माना जाता है। तो सच टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली उसको मदद कर रहा है, ठीक है? दूसरा गवर्नमेंट स्कीम्स, ये जो वेलफेयर स्कीम्स है, डिजिटल गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इससे एक बेहतरीन पब्लिक डिलीवरी सिस्टम देख रहा है और यही चीज़ से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। नाउ चैलेंजेस, सो ये पार्ट रहा है उसका बेनिफिट, उसका ग्रोथ के बारे में, फिर भी ग्रोथ इक्वल फॉर्मेट में नहीं है और वो उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे कि एवरेज इनकम राइज होने से भी स्टिल सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो लोग फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब फाइनेंशियल डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद पुअर हेल्थ केयर एंड लिमिटेड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट क्वालिटीज़ को लेके लो एम्प्लॉयमेंट अभी भी देखा जा रहा है और इंडस्ट्रियल बेस में अभी भी त्रिपुरा बहुत पीछे है, ठीक है? सो इट्स नेसेसरी कि हम इसमें एक इंक्लूसिव यानी कि ऐसा ग्रोथ जहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शन भी मिल के पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट बने और ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में मदद करे। और दूसरा, जितना भी वहाँ का माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उस पे उसका डेवलपमेंट हो, ठीक है? सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल कंसेप्ट। यस, इसको लेके त्रिपुरा का जीएसडीपी को एक्सप्लेन करो। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट अमर्त्य सेन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है, तो वही एग्जाम्पल को यूज करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकोगे, ठीक है? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का न्यूज़, नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेटेड। सो अरुणाचल प्रदेश में एवरीवेयर नेशनल स्टैटिस्टिक डे को सेलिब्रेट किया है। और एग्जाम में ये कैसे पूछ सकता है? एग्जाम में आपको ये डेट पूछेगा, ये 29 जून को एवरी ईयर हम नेशनल स्टैटिस्टिक डे को सेलिब्रेट करता है। और ये एक ऐसा डे है जहाँ पे हम बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालोनोबिस को सेलिब्रेट करता है, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक इन इंडिया बोलता है, होगा दिस वन, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक। ओके, उसके साथ साथ सिविल सर्विस में आपको और क्या याद करना है? इसका थीम, ये थीम लोग को पूछा जाता है, ठीक है? सो थीम क्या है? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटास, होगा, दिस इज द थीम। और अभी हम देखेंगे कि पीसी महालोनोबिस वो कौन है और 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम में उसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है? सो सबसे पहले लेट्स सी कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे क्या होता है। स्टैटिस्टिक क्या होता है? ये साइंस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन जो होता है, मतलब आप मान के चलिए इकोनॉमिक्स का पार्ट है जहाँ पे आप डाटा इवैल्यूएट करेगा और वो डाटा से आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव करेगा, जिससे आप गवर्नमेंट का पॉलिसीज, स्कीम्स, इम्प्लीमेंटेशन उसको आप रियल लाइफ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकता है, ठीक है? तो महालोनोबिस से रिलेटेड व्हाट डू वी नो, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, जैसे कि नेशनल सर्वे सैंपल्स, उसको उन्होंने डिस्कवर किया है। किस तरह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी को हम मेजर कर सके, ठीक है? उसके अलावा ही इज ऑल्सो वो आदमी है जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट शिफ्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है और वो प्लान को वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? सो सेकेंड 5 ईयर प्लान से और महालोनोबिस से रिलेटेड एपीपीएससी का लास्ट टाइम का प्रीलिम्स में भी बहुत क्वेश्चन आया था, ठीक है? 3 क्वेश्चन फ्रॉम हिम, ठीक है? तो इसलिए प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन हम लोग चेक करेगा।
With reference to National Statistic Day, consider the following statement. It is celebrated every year on 29 June. Yes. It commemorates the birth anniversary of PC Mahalanobis. The theme for 2026 is unlocking the potential of administrative data. तो इसमें कौन सा सही है? सबके सब सही है होगा। उसके बाद नागालैंड। नागालैंड में जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो ये, होम्योपैथिक ड्रग सेलर्स डायरेक्टेड टू ऑब्टेन लाइसेंस। ओके, होम्योपैथिक एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मेडिसिन बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर्स लाइक वो माना जाता है, जहाँ में सब्सटेंस द मतलब सब्सटेंस को बेस्ड ऑन द हेल्दी पर्सन का जो ट्रीटमेंट है उस हिसाब से सिम्टम को मैच करते हुए हम ये ट्रीटमेंट को करते हैं होम्यो। ठीक है, समथिंग होम्यो मीन्स आप समझे कंप्लीटली समथिंग दैट इज आयुर्वेदिक फॉर्म। ठीक है, सो होम्यो जो है वो ऑफिशियली आयुष सिस्टम के अंदर में, यानी कि आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, दीज आर द ब्रांचेस जो आयुष सिस्टम के अंदर में रिकॉग्नाइज होता है। सो आयुष ड्रग कंट्रोल विंग ऑफ नागालैंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जितना भी होम्योपैथिक फार्मेसीज एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दे हैव टू ऑब्टेन ए वैलिड लाइसेंस मार्क। ठीक है, तो इससे क्या होने वाला है, ड्रग को रेगुलेशन, पेटेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस हो सकता है, होगा। ये उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि जो अनलाइसेंस ड्रग्स होता है उसमें एक्सपायरी ड्रग्स एंड अननेसेसरी जो अनहेल्दी वाला जो आपके अंदर में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट क्रिएट कर सकता है, सच टाइप ऑफ ड्रग्स को अवॉइड करना। सो लाइसेंस फॉर्मेट में जब सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ लाइसेंस होने से स्टोरेज एंड क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन इट कैन बी क्रॉस वेरीफाइड। डन। ठीक है, सो आयुष क्या है ये तो आप जानता है, एंड ड्रग लाइसेंसिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता है। ठीक है, तो इसमें चैलेंजेस क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वीक रेगुलेशन अवेयरनेस। ज़्यादातर जितना भी स्मॉल स्मॉल फार्मेसी है वो लोग को कम्प्लीटली लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी प्रोसेस को वो लोग पता नहीं होता है, और जब वो लोग के पास सच लैक ऑफ अवेयरनेस होता है तो इस तब वो लोग अनइंटेंशनली वायलेशन करता है। डन। दूसरा, स्टेट खुद ट्रेंड इंस्पेक्टर, टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेट का अंदर में नहीं होता है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट बोलता है। इसके वजह से स्पेशली रिमोट एरियाज में सच टाइप ऑफ अनएथिकल अनलाइसेंस क्लिनिक खोला जाता है। दूसरा, काउंटरफीट एंड स्टैंडर्ड मेडिकोस, अगर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होगा तो फेक और पुअर क्वालिटीज ऑफ मेडिसिन वो मार्केट में एंटर करता है, होगा। तो हम इसको वे फॉरवर्ड में क्या कर सकता है, हम डिजिटल लाइसेंसिंग को स्ट्रेंथन कर सकता है ना, और ताकि और भी ट्रांसपेरेंसी हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट टू बिल्ड द कैपेसिटी, बिल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो ट्रेन फार्मेसीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रेगुलेटर्स उसको वो बनाना है ताकि वो इसका जो डिफिसिट जो वैक्यूम है उसको टैकल कर सके। दूसरा, पब्लिक को अवेयर दिलाए अबाउट द अनलाइसेंस मेडिसिन। ठीक है, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में, effective regulation is essential for integrating traditional system of medicine into India's healthcare framework। डिस्कस करो इसका importance of licensing। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजास्टर आर नॉट merely unnatural event, they become disaster when hazard interacts with vulnerable communities, causing loss of lives, livelihood, infrastructure and economic growth। सो ये बेसिकली ओवर ए ईयर, अभी रिसेंटली आपका मिजोरम में जो ब्रिक्स कोलैप्स, जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है, ये उसी के बारे में है। किस तरह से ये जो मॉडर्न डिसास्टर मैनेजमेंट में हम ना सिर्फ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन बल्कि जो रिस्क एंड जो रेजिलियंट बिल्डिंग है और क्लाइमेट एडेप्टेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम से उसको हम कैसे एडॉप्ट करें। ठीक है, सो मिजोरम में ये जो जितना भी पोस्ट डिजास्टर्स को लेके जो इकोनॉमिक लॉसेस हुआ है, जैसे लैंडस्लाइड, फ्लड, हैवी रेनफॉल्स, अर्थक्वेक के बारे में उसको लेके ये आर्टिकल डिस्कस करता है। तो ये आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, दैट मीन्स मिजोरम को लेके बोला गया है कि मिजोरम जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा सब्सेबल क्यों होता है नेचुरल कैलेमिटीज़ को, क्योंकि मिजोरम बहुत ही हाईली वल्नरेबल यंग फॉल माउंटेन रीजन के अंदर में आता है, जो आपका 90 डिग्री ईस्ट जो
फ़ॉल्ट लाइन है उसके थ्रू से ये बनता है। इसीलिए मिज़ोरम को हम लोग मोलेसेस लैंड भी बोलता है, ठीक है? साथ ही साथ हेवी रेनफॉल भी होता है, जिसकी वजह से सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज़ हो जाता है और इसलिए फेस्ट फ्लाद आता है। दूसरा, सिंस ये 90 डिग्री ईस्ट फ़ॉल्ट लाइन के अंदर में होता है, इसलिए मिज़ोरम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाई सिस्मिक ज़ोन 5 के अंदर में आता है, ओके? और साथ ही साथ ओवर द ईयर पुअर फ्लड एंड सैनिटाइज़ेशन की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आउटब्रेक मिजोरम में देखने को मिलता है, ठीक है? तो सबसे बड़ा चैलेंजेस डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ मिजोरम में है उसका फ्रजाइल इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, क्योंकि वो यंग फॉल माउंटेन का फॉर्म है ना? दूसरा हैवी रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, और दूसरा लिमिटेड, जितना हो सकेगा लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि उसका सॉइल का होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस होता है, क्योंकि ये एक मोलिसिस लैंड है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है? सो अभी हम ऐसा सिचुएशन को टैकल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले है मिटिगेशन सिस्टम को सही करना, है ना? तो इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना। दूसरा, जितना हो सकेगा ये जो ज़ूम कल्टीवेशन होता है और स्लोप ये कटिंग होता है, टेरेस कटिंग होता है, दैट शुड बी रिड्यूस। एंड हो सकेगा तो जितना एफॉरेस्टेशन का जो एफर्ट है, कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट, ये सब हम कर सकते हैं मिज़ोरम जैसे एरिया में, ठीक है? सो जीएस पेपर 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट हर साल आता है, तो नॉर्थ ईस्ट को लेके आपको डिज़ास्टर का जो चैलेंजेस है वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? सो आज का सेशन इतना ही है, तो कल फिर हम लोग दोबारा नेक्स्ट सेशन में 31 का लेके, सॉरी 1 तारीख का लेके फिर मिलेंगे, ओके? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।